स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे और मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर या बी कल्चर या बी कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्निक ट्रांसफ़र टेक्निक यानी कि MOET प्रजनन सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम है। मनुष्य की तरह अन्य जंतुओं में भी, विशेष रूप से गाय, भैंस, कैटल्स एट्सेट्रा में प्रजनन की जो सफलता है उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसका नाम है MOET यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये टेक्निक नाम से बदलती है क्या कि इसमें मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा। मल्टीपल ओव्यूलेशन से मतलब क्या है कि यहाँ पर नॉर्मली ओव्यूलेशन में एक साइकिल में, जैसे ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल में और अन्य जंतु जैसे गाय, भैंस एट्सेट्रा में मध्य चक्र में यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल में, सामान्यतः उनमें भी एक मध्य चक्र में एक अंड कोशिका यानी कि एग सेल डेवलप होती है और उसका ओवरी से निकलकर बाहर आना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो लेकिन इस वाली टेक्निक में एक साइकिल में 6 से 8 यानी कि ज़्यादा एग सेल्स को विकसित कराया जाता है आर्टिफिशियली इंजेक्शंस के थ्रू, और उन एग सेल्स का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब उनके जो भ्रूण हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये टेक्निक हमें 2 स्टेप में समझनी है कि पहले इसमें मल्टीपल ओव्यूलेशन कराया जाएगा, अर्थात एक से ज़्यादा एग सेल्स डेवलप कराई जाएंगी, और दूसरा फिर जब इनसे एग सेल्स जो डेवलप हुई हैं एक से ज़्यादा, उनसे फिर जायगोट और जायगोट से जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो इन एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र करते हैं। MOET के बेसिकली 3 चरण होते हैं। पहला सुपर ओव्यूलेशन, दूसरा संगम यानी कि मैटिंग, और तीसरा भ्रूण का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले सुपर ओव्यूलेशन में जो वांछित गुण वाली एक गाय होती है उसका हम एक चयन करते हैं कि वांछित गुण कुछ भी हो सकता है, कि ज़्यादातर केसेस में अधिक दूध वाली जो गाय होती है जिसमें पौष्टिक गुण ज़्यादा होते हैं दूध में, वो हमारी वांछित कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट्स होते हैं, हमारे वो लक्षण होते हैं जो हमें चाहिए या हम जिनके लिए ये टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं, कि जो हमारे लिए लाभकारी ट्रेट्स हैं हम उनको चयन करते हैं। तो वांछित गुण वाली यानी कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाली सबसे पहले एक गाय का चयन करते हैं और इसे हम आनुवांशिक माता या आनुवांशिक माँ यानी कि जेनेटिक मदर कहते हैं। अब इस गाय में FSH जैसे हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। इनको आर्टिफिशियली जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि जो पुटिका को प्रभावित कर रहे हैं, उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है, तो अब इनको FSH जैसे हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है और इस FSH के इंजेक्शन से एक से अधिक फॉलिकल यानी कि पुटिकाओं का परिपक्वन होता है, यानी कि जो फॉलिकल्स जिसके अंदर ओवम डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी oocyte डेवलप हो रही है यानी कि फीमेल गैमेट डेवलप हो रहा है, उनमें उनको हम पुटिकाएं यानी कि फॉलिकल्स बोलते हैं, और जैसे ह्यूमंस में परिपक्व जो फॉलिकल होते हैं उन्हें ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो FSH के देने से एक से अधिक पुटिकाओं का परिपक्वन होगा, एक से ज़्यादा पुटिकाएं परिपक्व हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, और एक पुटिका में एक सेकेंडरी oocyte या एग सेल या ओवम डेवलप हो रहा होता है। और जब 6 से 8 पुटिकाएं डेवलप हो रही होती हैं तो इसमें इस इंजेक्शन देने के कारण एक अंड कोशिका के स्थान पर अब 6 से 8 अंड कोशिकाएं यानी कि एग सेल्स का
निर्माण होता है और एक से ज़्यादा अंड कोशिकाओं का विकास होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। यानी कि सुपर माने ज़्यादा के लिए लगा रखा है हमने यहाँ पर। तो सुपर ओव्यूलेशन का मतलब एक अंड कोशिका के स्थान पर एक से ज़्यादा अंड कोशिकाओं का विकास होना, विकसित होना, उनका परिपक्व होना क्या कहलाता है? सुपर ओव्यूलेशन। तो सुपर ओव्यूलेशन में हमने वंचित गुण वाली एक गाय ली जिसे हम आनुवांशिक मदर कहते हैं, फिर उसको हमने FSH जैसा हार्मोन का इंजेक्शन दिया। FSH पुटिकाओं पर काम करता है, फॉलिकल्स पर काम करता है, और वो FSH एक से अधिक फॉलिकल्स यानी कि पुटिकाओं के परिपक्व को प्रेरित करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है, और इसीलिए एक अंड कोशिका के स्थान पर अब 6 से 8 अंड कोशिकाओं का विकास होता है, और एक से ज़्यादा अंड कोशिकाओं के विकास को हम क्या बोलते हैं? सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप है मैटिंग, यानी कि इनका आपस में रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन। और जो संगम होता है उस संगम को 2 तरीके से कराया जा सकता है। पहला है एक श्रेष्ठ नर की, यानी कि ये श्रेष्ठ सांड है, बुल है, उसकी आनुवंशिक माता से मैटिंग कराई जाती है, डायरेक्ट प्राकृतिक मेथड। और आर्टिफिशियल मेथड में या तो हम डायरेक्ट मैटिंग कराएंगे नेचुरल मेथड से, या इसके स्थान पर श्रेष्ठ बुल यानी कि सांड के जो वीर्य है यानी कि सीमन है, उसको आनुवांशिक माता के जनन मार्ग में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। तो दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं हम, कि या तो डायरेक्ट मैटिंग कराएंगे एक श्रेष्ठ नर की इस आनुवांशिक मां से, और श्रेष्ठ नर इनमें क्या होता है? वो सांड होता है, वो बुल होता है जो अच्छी प्रोजेनी, अच्छी संतान, अच्छे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जबकि गाय में अच्छी गाय या वांछित गुण वाली गाय कौन सी होती है? जो ज़्यादा दूध देती है, पौष्टिक दूध का निर्माण करती है। अब जब एक श्रेष्ठ नर का आनुवांशिक माता से मैटिंग हो जाती है, या श्रेष्ठ बुल की वीर्य को हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं, जनन मार्ग में ट्रांसफर करते हैं, तो इसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने से अब जो 6 से 8 अंड कोशिकाएं हैं, अब वो 6 से 8 जायगोट में यानी कि युग्मनज में परिवर्तित हो जाएंगी। तो सुपर ओव्यूलेशन और मैटिंग के कारण जो 6 से 8 अंड कोशिका डेवलप हुई थी वहां पर, तो अब सुपर ओव्यूलेशन से 6 से 8 अंड कोशिकाएं विकसित हुई थी, एग सेल डेवलप हुई थी, और मैटिंग के कारण जो स्पर्म उसके अंदर पहुंचते हैं वो एक स्पर्म एक एग सेल से फ्यूज होकर एक जायगोट बनाता है। तो इसलिए 6 से 8 जायगोट्स का निर्माण होता है, और 6 से 8 जायगोट जो होते हैं, युग्मनज जो होते हैं, अब वो 6 से 8 भ्रूणों का निर्माण कर लेंगे, उनमें डिवीजन स्टार्ट होकर अब वो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे? भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे। अब भ्रूणों को गाय के जनन तंत्र से नॉन सर्जिकल मेथड से, यानी कि शल्य क्रिया के बिना उनको जनन मार्ग से निकाल लेते हैं, और निकाल के अब प्रत्येक भ्रूण को एक सरोगेट मदर के गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। सरोगेट मदर एक ऐसी मदर होती है, सरोगेट माता एक ऐसी माता होती है जिसमें मतलब जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। नॉर्मली वो जनन में भाग नहीं लेती है, लेकिन उसके यूट्रस में डेवलपमेंट ऑफ बेबी होता है, यानी कि जो बेबी है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, वो उसके गर्भाशय में विकसित कराया जाता है। ये विधि उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जिनके गर्भाशय में बच्चों को जन्म देने के लिए उपयुक्त कंडीशंस नहीं होती हैं, तो उनके मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज़ कराकर उन सरोगेट मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे उनके अंदर अब जो अप्रोप्रिएट कंडीशन है, उपयुक्त कंडीशन है, उनके यूज़ करते हुए जो फीटस है, एम्ब्रियो है, जो डेवलप हो रहा है, भ्रूण जो बेबी डेवलप हो रहा है, वो आसानी से उनकी बॉडी में डेवलप हो जाता है। अब तो प्रत्येक भ्रूण को एक सरोगेट माता के सरोगेट मदर के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र कब करते हैं? 8 से 32 कोश की अवस्था में। 8 से 32 कोश की अवस्था में अब उसको निकालकर सरोगेट मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब प्रत्येक सरोगेट मदर के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, वो अपना
जीवन काल जितना भी उसके भ्रूण के अंदर होता है उसको पूर्ण करता है, और जब वो विकास हो रहा होता है तो उसके बाद जब गर्भकाल समाप्त हो जाएगा तो उसको पूर्ण विकास हो जाने के बाद अब प्रत्येक सरोगेट मदर से एक शिशु का जन्म होता है, एक बेबी का जन्म होता है। और इस आनुवंशिक माँ से अब अगले चक्र में जब उसका अगला मध्य चक्र आएगा, उस अगले मध्य चक्र के अंदर फिर दोबारा से यही एफएसएच जैसे हार्मोन का इंजेक्शन लगाकर उससे पुनः कई सारी अंड कोशिकाएं प्राप्त की सकती है, यानी कि यह क्रम फिर दोबारा से स्टार्ट किया सकता है। तो इससे एक मदर के जो गुण हैं वो और एक फादर के जो गुण हैं वो एक बार में 6 से 8 एम्ब्रियोज में, बेबी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और एक मदर से 6 से 8 स्वस्थ बेबीज़ का निर्माण होता है। और यही प्रोसेस हम कई बार करके इसे लार्ज स्केल पर बहुत अधिक यूज़ कर सकते हैं। तो एमओईटी टेक्निक में सबसे पहले वांछित गुणों वाली एक टेक्निक होती है जिसे हम वांछित गुणों को बेबी में ट्रांसफ़र कराते हैं, बेबी में स्थानांतरित कराते हैं, और प्रजनन की जो सफलता है इसको सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम है। 3 स्टेप में होती है। सुपर ओव्यूलेशन, वांछित गुणों वाली गाय में हम एफएसएच जैसा इंजेक्शन देते हैं। एफएसएच के इंजेक्शन से फॉलिकल्स का निर्माण होता है और एक से अधिक फॉलिकल्स विकसित होते हैं, और एक से अधिक फॉलिकल्स के कारण 6 से 8 अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब एक श्रेष्ठ नर की आनुवांशिक माँ से मैटिंग कराते हैं या एक श्रेष्ठ बुल के वीर्य को उसके जेनेटिक ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। सुपर ओव्यूलेशन और मैटिंग के कारण 6 से 8 अंड कोशिकाओं में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने से 6 से 8 जायगोट बनेंगे, युग्मनज बनेंगे, और 6 से 8 फिर भ्रूणों का विकास होगा। 8 से 32 कोश की अवस्था में भ्रूणों को गाय के जननतंत्र से नॉन सर्जिकल मेथड से रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और उसको फिर प्रत्येक भ्रूण को एक सरोगेट मदर के यूट्रस में, गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहां पर वो उपयुक्त कंडीशनों को यूज़ करते हुए अपना विकास करता है प्रत्येक भ्रूण। और जब उसका गर्भकाल पूर्ण हो जाता है तो प्रत्येक सरोगेट माता एक शिशु का जन्म देती है, और इस आनुवांशिक माँ से पुनः अगले चक्र के दौरान पुनः यही प्रोसेस से एफएसएच जैसे हार्मोन का इंजेक्शन देके पुनः अंड कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे। इसे एपीकल्चर कहते हैं, यानी कि जो इसका टेक्निकल टर्म है बी कीपिंग को, यानी कि मधुमक्खियों को पालने को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अब जो मधुमक्खी होते हैं उनका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो शहद होता है, हनी होता है, और इसके साथ साथ उनसे बी वैक्स और बी टॉक्सिन भी प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी पालन का जो मेन स्रोत है, यानी कि मेन एम जो है वो है शहद की प्राप्ति करना, और इसके साथ साथ वैक्स की प्राप्ति करना। शहद जो शहद के लिए मधुमक्खियों के छत्तों को रख रखाव करके उन्हें बरकरार रखना, यानी कि उनकी देखभाल करना, उनको पालना, मधुमक्खियों को पालना क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर कहता है। इसे मौन पालन भी कहते हैं, यानी कि मधुमक्खी की देखभाल यानी कि केयर और प्रबंधन की जो वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक विधि है, हम उसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। तो एपीकल्चर की डेफिनेशन 2 हो गई अब, कि शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर कहलाता है, या कि मधुमक्खी की देखभाल यानी कि केयर और प्रबंधन की जो वैज्ञानिक विधि है हम उसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। आजकल मधुमक्खी पालन कृत्रिम पेटिकाओं में होती है, कृत्रिम बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स में होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मधुवाटिका। एपियरीज बोलते हैं। और भारत में मधुमक्खी जो पालन के लिए जो मधुमक्खी यूज होती है उसका नाम है एपिस इंडिका। उसका नाम है एपिस इंडिका। ये सर्वोत्तम मधुमक्खी है जो भारतवर्ष में पाली जाती क्यों है, क्योंकि एक तो व्यवहार में ये सरल होती है और ये आसानी से पालतू डोमेस्टिकेटेड हो जाती है, और इसका नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है, इसीलिए इसको पालना आसान होता है। वरना एग्रेसिव नेचर वाली जो अगर हम हनी बी पाल लेंगे तो वो
बार बार डंक मार के दिक्कत कर सकती है, परेशानी कर सकती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होती, इसलिए आसानी से ये पालतू बन जाती हैं। अब मधुमक्खी का जो पालन होता है, मधुमक्खी पालन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए या हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए मधुमक्खी पालन में। कि सबसे पहले कि मधुमक्खी का जो स्वभाव होना चाहिए वो सरल होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ऐसी स्पीशीज़ का चयन करें, जैसे एपिस इंडिका भारत में चयन किया जाता है, कि वो व्यवहार उसका सरल हो और वो आसानी से पालतू हो जाए और उसका व्यवहार अग्रेसिव ना हो, बहुत ज़्यादा आक्रामक न हो। दूसरा, मधुमक्खी में जो मजबूत और बड़ा निवाह बनाने की, यानी कि उसका जो छत्ता होता है उसे, उसके अंदर 50,000 तक मधुमक्खियाँ हो सकती हैं, तो उसका बड़ा और मजबूत छत्ता, हाइव जिसे बोलते हैं हम, वो बनाने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा मधुमक्खियाँ होंगी उसमें उतने ही ज़्यादा हनी का निर्माण होगा, और जितना कम हनीज होंगी उनका हनी भी होगी उतना ही कम निर्माण होगा। हमें दूसरी बात याद रखनी पड़ेगी कि हमें शत्रुओं से बचाव की करने की क्षमता होनी चाहिए, कोई भी जो उसे आसानी से हार्म ना कर सके। श्रमिक मधुमक्खियों में विभिन्न पुष्पीय पौधों को रस एकत्र करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि रसों को एकत्र करके ही वो हनी बनाती है। इसके अलावा विभिन्न मौसम में छत्रों का प्रबंधन हमें आना चाहिए कि किस प्रकार से हमें बारिश में, सर्दी में और गर्मियों में उन जो छत्र है, यानी कि जो उनके हाइव्स हैं, उनके जो छत्ते हैं, उनको हमें प्रबंधन करना है। शहद और मोम का रखरखाव कैसे करना है, उसे कैसे एकत्र करना है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आसपास जहाँ पर हम उस मधुमक्खी पालन को स्टार्ट करते हैं उसके आसपास विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पादप होने चाहिए, जिससे आसानी से शहद बनाने के लिए मटेरियल जो प्रोपोलिस कहलाता है वो हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी कि जो हनी बीज होती हैं वो पोलन्स और नेक्टर आसानी से ग्रहण कर सके उन पुष्पीय पादपों से। अब जो मधुमक्खी पालन है उससे पहले हमें मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए कि मधुमक्खी जो होती है उसमें वो एक पॉलीमॉर्फिक यानी कि बहुरूपी सामाजिक कीट है, जिसमें 3 प्रकार की कास्ट पाई जाती हैं। नंबर 1 क्वीन यानी कि रानी मक्खी, दूसरी वर्कर्स यानी कि श्रमिक, जो ये दोनों फीमेल्स होते हैं और इनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये नॉर्मल जनन से, सामान्य जनन से बनते हैं। इनका विकास सामान्य जनन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। लेकिन जो तीसरी कास्ट है इसमें, जिन्हें हम ड्रॉन्स बोलते हैं, ये मेल होते हैं और ये फर्टाइल मेल होते हैं। फर्टाइल मतलब इनमें जनन की क्षमता होती है, जननक्षम बोलते हैं, और ये भी फर्टाइल होती है, लेकिन ये स्टेराइल होते हैं। ये स्टेराइल फीमेल्स हैं, ये स्टेराइल फर्टाइल फीमेल्स हैं। इनमें जनन की क्षमता नहीं होती है क्योंकि इनमें जो मॉडिफाइड जो ओविपोजिटर होता है वो डेवलप हो जाता है स्ट्रिंग में, तो इसमें स्पर्म को रिसीव करने के लिए ओविपोजिटर नहीं होता, जिससे कारण ये जनन नहीं कर पाती हैं। इनका जो विकास होता है वो पार्थिनोजेनेसिस से होता है। और इनमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन संतान का बनना, यानी कि फीमेल गैमेट से बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के डायरेक्ट संतान का बनना, या विदाउट स्पर्म के कंट्रीब्यूशन से
संतान का बनना क्या कहता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो अब जो क्वीन होती है उसका एक ही काम होता है एग लेइंग, यानी कि अंडे देना। ड्रोन्स का काम होता है मेट क्वीन, क्वीन को निषेचित करना, इसका एक ही काम होता है क्वीन को निषेचित करना। और वर्कर्स का बाकी सारे काम वर्कर्स करती हैं, साफ सफाई का, पोलन ग्रेन्स को लाने का, शहद बनाने का, वैक्स बनाने का, जितने भी मैक्सिमम काम होते हैं इस एग रिप्रोडक्शन के अलावा सब वर्कर्स करती हैं। इनका काम होता है फीमेल को, क्वीन को फर्टिलाइज करना, निषेचित करना। अब इनकी नॉर्मल लाइफ साइकिल में एक हाइव में, यानी कि एक छत्ते में एक या दो रानी मक्खी होती है, उसका साइज भी बड़ा होता है, उसका एब्डोमेन बड़ा होता है, और लगभग 100 के आसपास ड्रोन्स होते हैं और बाकी 50,000 टोटल इनकी संख्या में बाकी वर्कर्स होते हैं। जब छत्ता बड़ा हो जाता है तो वहाँ से एक क्वीन जो होती है वो अब एक नेप्चुअल फ्लाइट पर मेल के साथ जाती है, और मेल और फीमेल एक नेप्चुअल फ्लाइट पर उड़ते हुए आकाश में पहुँचते हैं, और वहाँ मेल फीमेल को निषेचित करता है, कोपुलेशन करता है उसके साथ, और वो अपने जनन अंगों को फीमेल के जनन अंगों में इतनी तेज़ी से इंसर्ट करता है कि वो इतनी ज़्यादा डीपली इंसर्ट हो जाते हैं कि वो जब उसे निकालता है बाहर तो वो टूट जाते हैं, और उसके कारण उस मेल की मृत्यु हो जाती है, और वो मेल अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन का त्याग कर देता है और वो नीचे आकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब वहाँ से जो मेल है, मेल से जो स्पर्म उसने रिसीव करे हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है फीमेल क्वीन, और जब वो हाइव बनाने आती है तो वो अब 2 प्रकार के एग्स देती है। नंबर 1 फर्टिलाइज्ड, यानी कि निषेचित अंडे, बत्तीस गुणसूत्र और अनफर्टिलाइज्ड एग। यानी कि निषेचित अंडे 16 गुणसूत्र युक्त। जो ये अनिषेचित अंडे हैं ये तो ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, किससे? पार्थिनोजेनेसिस की सहायता से, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा। और जो ये 32 क्रोमोसोम वाले हैं उसमें से कुछ तो क्वीन बनती हैं और बाकी सब वर्कर्स बनते हैं। वर्कर्स के लिए सिंपल जेली होती है और जो क्वीन बनाने वाली होती है उनको रॉयल जेली दी जाती है। लेकिन आजकल ये माना जाता है कि जो इस क्वीन का बनना है या वर्कर्स का जो बनना है वो रॉयल जेली पर निर्भर नहीं करता, बल्कि विशेष प्रोटीन्स होती हैं उन पर निर्भर करता है। और ये विशेष प्रोटीन जो होती है, रैकेडिन जो होती है, वो अब क्वीन और वर्कर्स के बीच में डिस्टिंक्शन करती है। तो अब ये जो ड्रोन्स है ये आगे जाकर वही फर्टिलाइजेशन काम करेंगे, क्वीन वही एग देने काम करेंगे और वर्कर फिर जो है वही बाकी सारे काम करेंगे, और ये छत्ते बनाने का काम पर बाकी सारे काम यही करते हैं। अब जो आजकल कृत्रिम मधुमक्खी का पेटी यानी कि आर्टिफिशियल बी हाइव जो होती है उसमें आर्टिफिशियल बी हाइव यानी कि कृत्रिम मधुमक्खी पेटी का उसमें बेसिकली 2 चैम्बर्स होते हैं और मधुमक्खी पेटिका में जाली के द्वारा उसको 2 भागों में बांट दिया था। 2 चैम्बर्स होते हैं। जो नीचे वाला भाग होता है वो बड़ा होता है और जो उसे हम शिशु अथवा जनन कोष्ठक बोलते हैं, यानी कि अगर वो 2 पार्ट है तो उसमें नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है और जो नीचे वाला चैम्बर होता है हम उसे क्या बोलते हैं? शिशु अथवा जनन कोष्ठक। शिशु
अथवा जनन कोष्ठक, यानी कि जो बेबी और ब्रूड चैम्बर बोलते हैं इसको। ऊपर का जो भाग होता है वो छोटा होता है और वो सुपर कोष्ठक या सुपर चैम्बर कहलाता है। सुपर चैम्बर या सुपर कोष्ठक। अब जो ये सुपर कोष्ठक है, तो इन दोनों कोष्ठकों को अलग करने वाली जो जाली होती है वो उसमें महीन छेद होते हैं, और दोनों कोष्ठकों को अलग करने वाली जाली जो है रानी होती है, वो उसको क्या कहते हैं, रानी पृथक कारक यानी कि क्यून एक्सीड्यूडर कहलाती है, यानी कि वो रानी को पृथक करने के लिए यूज होती है, इसलिए इसको रानी पृथक कारक बोलते हैं। और इस जाली में जो छेद होते हैं वो महीन होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे केवल यहाँ पर श्रमिक यानी कि वर्कर्स जो होती हैं वो ही इसमें से इधर से उधर, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में इससे इधर या इससे इधर पहुँच सकती हैं। चूँकि जो रानी मक्खी होती है उसका साइज बड़ा होता है, इसलिए रानी मक्खी जो होती है वो श्रमिक मक्खी ही केवल जनन कोष्ठक तथा सुपर कोष्ठक में आसानी से फंस सकते हैं, लेकिन रानी मक्खी सुपर कोष्ठक में नहीं आ सकती है। जो यहाँ पर है वो केवल यहाँ रहती है, लेकिन रानी मक्खी केवल सुपर कोष्ठक में नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ रहेगी, तो जब वो इस प्रकार रानी मक्खी सुपर कोष्ठकों में अंडे नहीं दे सकती है, वो कहाँ देगी, केवल ब्रूड चैम्बर में देगी, और इसके फलस्वरूप सुपर कोष्ठक से शुद्ध जो होता है वो शहद हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एग देगी तो यहाँ पर जो वर्कर्स होती हैं वो आसानी से पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो छेद छोटे हैं, वो यहाँ पर शहद इकट्ठा करते रहेंगे, शहद बनाएंगे और यहाँ से शहद आसानी से निकाल लिया जाता है। तो इसमें दो चैम्बर्स हैं, नीचे वाला शिशु अथवा जनन कोष्ठक, ऊपर वाला सुपर कोष्ठक। इसके बीच में जो जाली होती है वो बहुत महीन छेदों वाली होती है, जिससे केवल श्रमिक जो मक्खियाँ होती है वही एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन जो रानी मक्खी होती है वो बड़ी होने के कारण वो इसी चैम्बर में रहेगी, यहाँ से निकल कर यहाँ नहीं जा सकती, इसलिए वो अंडे केवल इसी क्षेत्र में देगी। और जो श्रमिक होते हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं, वो यहाँ हनी का निर्माण करते हैं और यहाँ से हनी आसानी से निकाल लिया जाता है। इसके बाद अब इसका महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है मधुमक्खी पालन का। जो मधुमक्खी पालन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उत्पाद है वो है हनी, शहद। हनी जो है नेचर में अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो कभी खराब नहीं होता। 2000 साल पुराना अभी शहद डिस्कवर्ड हुआ और वो भी अभी भी बिल्कुल ठीक था, उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि अभी भी एडिबल था और उसके जो गुण थे वो एज इट इज़ बरकरार थे। अब जो हनी भी है वो एक एरोमेटिक, यानी कि जो केमिस्ट्री में एरोमेटिक का मतलब होता है जो रिंग कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक श्यान उत्पाद होता है, यानी कि वो कैसा होता है, श्यान यानी कि विस्कस द्रव है, और कैसा है, एरोमेटिक। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.5 के आसपास होती है, और इसका पीएच जो होता है 3.6 से 6 के बीच होता है। वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में बना है, कौन कौन से वहाँ पर प्लांट के प्रोडक्ट वहाँ उपलब्ध थे, और क्या क्या बनाते समय कौन कौन से इसमें चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। 2.1 ग्राम शहद में 67 किलो कैलोरी, 2.1 ग्राम शहद से 67 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसीलिए ऊर्जा का ये इंस्टेंट सोर्स है, देते ही ये एनर्जी देता है, बनाता है बॉडी में। और इसका जो कंपोजिशन है उसमें सबसे पहले जल, इसमें 17 से 20% के आसपास होता है। जो जल है जिसके अंदर सब चीज़ें घुली हुई हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, तो जल 17 से 20% होता है। और फिर फ्रक्टोज 40 से 45% होता है। और फ्रक्टोज नेचर में पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर होती है, इसीलिए जो शहद होता है वो बहुत मीठा होता है, और बहुत कम शहद ही मीठा कर देता है। अगर हम इसे स्वीटनर की तरह यूज़ करें, दूध में या किसी भी द्रव में मिलाकर पीते हैं या पानी में मिलाकर पीते हैं, तो बहुत कम शहद ही उसमें मीठा कर देता है, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होता है कितने %, 40 से 45%। इसके अलावा ग्लूकोज उसमें 32 से 37%।
32 से 37%। इसके अलावा सुक्रोज भी होता है इसमें। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है, इसमें सुक्रोज भी होता है और जो सुक्रोज होता है वो 12% होता है। इसके अलावा एंजाइम एंड पिगमेंट 2.1% के आसपास होते हैं। ऐश होता है, इसमें राख होती है, लगभग 1% के आसपास होती है। और इसमें अनेक विटामिन्स भी होती हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, D एट्सेट्रा विटामिन भी होते हैं। इसीलिए ये एक कंप्लीट फूड होता है और इसमें लगभग सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है जो एक स्वस्थ मनुष्य को चाहिए। इसीलिए दूध और हनी का जो प्रयोग होता है वो बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है, क्योंकि दूध भी एक कंप्लीट फूड होता है और दूध के साथ हनी मिलकर वो और कंप्लीट हो जाता है। उसमें विटामिन सी भी हो जाती है, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं होती है लेकिन हनी में विटामिन सी भी होती है, तो इसीलिए ये लगभग कंप्लीट फूड बन जाता है। और हनी की जो यूज़ है, सबसे पहला तो ये एक प्राकृतिक स्वीटनर है। प्राकृतिक स्वीटनर का मतलब जो नेचर में बन रहा है और जो किसी भी द्रव को मीठा कर देता है, ये प्राकृतिक स्वीटनर होता है। इसके अलावा ये अनेक यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं में यूज़ होता है और इससे अनेक दवाइयाँ बनाई जाती है। इसके अलावा ये एक लैक्सेटिव होता है जिसे रेचक बोलते हैं। तो लैक्सेटिव का मतलब होता है, लैक्सेटिव का मतलब रेचक, यानी कि जो मोशन को इंड्यूस करता है, जब कब्ज को दूर करता है, तो अर्थात कब्ज में अगर हम इसको लेते हैं तो ये मोशन को इंड्यूस करता है और कब्ज दूर होता है। इसके अलावा ये रक्त शोधक की तरह काम करता था कि ब्लड प्यूरिफायर होता है और ब्लड की जो गंदगी होती है, ब्लड में जो जर्म्स होते हैं उनको भी ये मार सकता है। इसके अलावा ये कफोत्सारक यानी कि एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है जो कफ को रिमूव करने वाला होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। अर्थात ये दवाइयों में यूज होता है, इसलिए इसको देने से खांसी कम होती है क्योंकि ये कफ को बाहर निकालता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं, यानी कि जो जर्म्स को मारने का काम करता है उसे हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है और उसका यूज़ फीवर में होता है, यानी कि इसको फीवर में देते हैं फीवर को कम करने के लिए। और आहार नाल की जो अल्सर होते हैं उसका भी उपचार में शहद का यूज़ किया जाता है। अगर किसी को आहार नाल में अल्सर होते हैं तो हम उसको शहद देते हैं, जिससे उसको अल्सर ठीक भी होते हैं, प्लस उसको जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो उसको प्रोवाइड कराने के लिए फूड के रूप में भी वो काम करता है, क्योंकि ये इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसमें ये ब्लड प्योरीफायर की तरह काम करता है, इसमें गंदगी को साफ करता है, जर्म्स को मारने की क्षमता होती है इसमें, तो इसलिए ये अल्सर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। और इसके अलावा इसका निर्माण, इसका जो यूज़ है वो हनी बिस्किट बनाने में और हनी ब्रेड बनाने में भी होता है। हनी को डालकर बनाए जाते हैं जिससे उसके अंदर हनी के गुण भी आ जाते हैं और वो सिंपल बिस्किट की तरह ही यूज़ किया सकता है। इसके अलावा जो मोम है, सेकंड प्रोडक्ट है जो मोम होता है, बी वैक्स बोलते हैं। ये एपीकल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सह उत्पाद होता है और इसका जो निर्माण होता है वो बी हाइव से प्राप्त किया जाता है। जो उसका निर्माण है वो श्रमिक मक्खी अपनी एब्डोमिनल ग्लैंड से करती है, जो उसके एब्डोमेन में ग्लैंड्स होती हैं उनसे बनाती हैं। और इसका निर्माण एक पादप पदार्थ होता है, पोलन से करते हैं, जिसे प्रोपोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोलिस। प्रोपोलिस के कारण ही ये वैक्स हार्ड होता है और इसका निर्माण पोलन पदार्थ से होता है जिसे हम प्रोपोलिस बोलते हैं। इसके अलावा इसमें मोम जो है क्या, अल्कोहल, वसीय अम्ल और पैराफिन इत्यादि का मिक्सचर है, यानी कि ये तीन चीज़ें से मिलकर बनाया। बेसिकली कौन कौन से? अल्कोहल, वसीय अम्ल, फैटी एसिड और पैराफिन, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनाता है, इसलिए इसको पैराफिन वैक्स भी बोलते हैं कभी कभी। और इसका जो प्रयोग होता है क्रीम्स बनाने में, ऑइंटमेंट्स बनाने में, इसके अलावा जो बहुत सारी खिलौने बनाने में, इसके अलावा पेंट्स बनाने में, पॉलिश बनाने में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में वैक्स का यूज़ होता है। लेबोरेटरी में वैक्स का यूज़ होता है, माइक्रोटोन उसके साथ कटिंग करने में, और बहुत सारी जगह वैक्स का यूज़ होता है। इसके अलावा जो टॉक्सिन है, बी टॉक्सिन है, बी टॉक्सिन श्रमिक मक्खियों के द्वारा जो स्टिंग होता है उससे प्राप्त होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, जो इसका जो यूज़ है वो आर्थराइटिस जैसी डिजीज़ में और स्नेक बाइट जैसी डिजीज़, स्नेक बाइट में भी किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।